हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 15 में हम लोग क्लास 5th में हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में 2 क्वेश्चन हो गए थे, वो एमपीएल एमपीके का साइन जो जज करना होता है उस पर कर लिया था हमने। आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पेपर में आता है। और मैंने कहा था कि आपको चैप्टर 3 जो है वो टॉपिक रिवाइज करके आना है। देखो सामने सामने लिखा भी हुआ है, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, इसी का यूज करेंगे आज हम लोग। यहाँ देखो, लेट टू, इसका क्वेश्चन लिखना पड़ता है। लेट टू लेट टू डिमांड functions for two products B, for two products B, P1 is equal to A1 minus B1 Q1, P2 is equal to A2 minus B2 Q2। ये दो प्रोडक्ट्स का डिमांड फंक्शन है, दोनों का अलग अलग है। P1 Q1 पे डिपेंड कर रहा है, P2 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट फंक्शन है। हो सकता है कि दोनों जहां मैन्युफैक्चर हो रहे हों, सेम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हों, लेकिन सेल हो रहा है अलग अलग, डिमांड अलग अलग मार्केट में है। सी क्यू इज इक्वल टू एल्फा Q1 प्लस Q2, ज्वाइंट कॉस्ट है हमारे पास। इन्होंने पूछा है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। वैसे तो मैक्सिमा मिनिमा हमें चैप्टर 17 में पढ़ना है यूजिंग डेरिवेटिव्स, लेकिन 15 में अभी हम लोग क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से मैक्सिमा मिनिमा करेंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन आपको एक बार चैप्टर 17 में भी मिलेगा। चैप्टर 15 में जितने भी क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वाले कर रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन, सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन चैप्टर 17 ऑल्सो। वहाँ पे हम लोग यूजिंग कैलकुलस करेंगे। तो प्राइस और दूसरा है मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल, ये तीन चीज है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। चलो, सबसे पहली बात कि हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट का क्या होता है बताना बच्चे, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सिंपल, जितना आया और जितना गया दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। तो आता है जो हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, और जो हम पे करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट तो हमें दिया हुआ है, लेकिन रेवेन्यू नहीं पता। दो अलग अलग मार्केट है या दो अलग अलग प्रोडक्ट है तो उनका रेवेन्यू का वो P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू का। तो लेट आर बी जॉइंट रेवेन्यू। जॉइंट रेवेन्यू मतलब दोनों का सम करके, देन रेवेन्यू इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू, रेवेन्यू हो जाएगा P1 का ये पूरा हम लोग पुट कर देंगे A1 माइनस B1 Q1। बहुत ही पेशेंस के साथ, तभी इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराया था। A2 माइनस B2 के साथ, तो रेवेन्यू आ जाएगा A1 Q1 माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A2 Q माइनस B2 Q2 का स्क्वायर। आ गया रेवेन्यू। कॉस्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट है अल्फा Q1 प्लस, तोड़ दो ना, अल्फा Q1 प्लस अल्फा Q2। प्रॉफिट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग, पाई। प्रॉफिट लेटर P से स्टार्ट होता है, बट P वी हैव यूज्ड फॉर प्राइस, तो नेक्स्ट सिंबल वी आर यूजिंग पाई। पाई इज यूज फॉर प्रॉफिट, याद रखना। पाई इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। पाई जो है उसमें आपको Q1 और Q2 दिखेगा, इसलिए आप अंडर द पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो उसका वेरिएबल होता है डिटरमाइनिंग पाई, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। पाई डिपेंडिंग अपॉन Q1 Q2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू आर डिपेंडिंग अपॉन Q1 Q2 माइनस सी डिपेंडिंग अपॉन, क्या आप लिख सकते हो, माइनस सी Q1 Q2। तो पाई Q1 Q2 इक्वल टू, रेवेन्यू पूरा लिखोगे A1 Q1 माइनस B1 Q1 स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर माइनस अल्फा Q1
माइनस अल्फा Q2। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। तो आप देखो Q1 का टर्म ये है, Q1 का टर्म ये है, Q1 का टर्म ये है, 3 है ना Q1 का टर्म। सारे Q1 वाले टर्म को एक जगह लिखो, वाले टर्म को एक जगह कर दो। तो ध्यान से देखो, माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A1 माइनस अल्फा 1 एक साथ कर दिया Q1 का। Q2 में देखो, ये अकेला है Q2 स्क्वायर, फिर ये Q2 और ये Q2 में आ जाएगा माइनस B2 Q2 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस अल्फा Q2। पहले यहाँ तक देख लो आराम से और कॉपी कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो भी डिग्री 2 वाले का कोफिशिएंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं और बना देते हैं 1। एक छोटा सा साइड में ना न्यूमेरिकल बता देते हैं, याद आ जाएगा आपको। मान लो 2x² प्लस 5x के साथ है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ये बन जाता है x²। ऐसा ले लो, 2 को बाहर ले लेंगे तो 3x और प्लस बन जाएगा 4। अब 2x² प्लस इंटू 4, 2 इंटू x में ब्रेक कर देंगे। अब देखो A², 2a और जो बच गया वो हो गया b, उसका स्क्वायर होना चाहिए, उसका 4 स्क्वायर होना चाहिए, ये बन जाता है 2x प्लस 2 का। इस तरीके से क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन हम लोग पहले किया करते थे। तो वैसे ही ये जो अभी हमने 2 को कॉमन लिया ना, वैसे ही यहाँ पर अभी किसको कॉमन लेंगे, माइनस B1 को। देखो जरा, माइनस B1 को बाहर ले रहे हैं, अंदर में क्या बचेगा, Q² माइनस A1 माइनस अल्फा बाई B1। अब ले रहे हैं माइनस B2 बाहर, 2² माइनस A2 माइनस अल्फा बाई B2। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये जो माइनस B1 और माइनस B2 को जो हमने बाहर निकाला है ना, बाहर निकालने के पीछे मकसद ये होता है कि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट अब 1 हो गया। दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है ना उसका कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमें 1 करना होता है, तब हम आसानी से वो कर पाते हैं ना, स्क्वायरिंग। माइनस B1 1²। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई A1 माइनस अल्फा बाई B1, 2 से डिवाइड, हेयर Q1। अब 2 और Q1 के बाद वो बचता है, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1 का होल स्क्वायर माइनस A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1 का होल स्क्वायर। सेम चीज प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे हमारा कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये तो पता है ना मैथमेटिक्स का रूल। सेम टर्म को आप प्लस माइनस कर सकते हो, सेम टर्म को आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। अब रही बात दूसरे ब्रैकेट की, यस देखो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत है क्या? मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों किया ये भी बताएंगे, अभी वेट करना पड़ेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी करो, उसके बाद वाले स्टेप में समझाएंगे। माइनस B2 बाहर, इसमें भी सेम वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। माइनस 2 से मल्टीप्लाई A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 Q2 और 2 और इसके बाद जो रह जाता है इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड किया और एक बार A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ये देखो, ये अगर A² है
तो 2a इंटू बी और बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, दिख रहा है, ये होल स्क्वायर बन गया। वैसे यहाँ पर Q2 को अगर a मान ले, a स्क्वायर 2a और ये पूरा बन गया b, पूरा b का स्क्वायर है, समझ में आ रही है बात, ये भी बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए ऐसा हम लोग करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि ये फॉर्मूला पे सेट बैठ जाए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट बन। समझ में आ गई बात अब, ये आ गया माइनस b1। एंड जो पहला मैंने रेड से जो सर्कल किया है तीन टर्म को, वो तीनों कंबाइंड वे में हो जाएगा Q1 माइनस a1 माइनस अल्फा बाई 2b1 का होल। लेकिन एक टर्म अभी रहता है, बाहर में माइनस b1 भी है, तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस b1 a1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 2b1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4b1 स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा, सेकेंड ब्रैकेट के साथ भी माइनस b2। इसका टर्म ट्राई करोगे, करो तो जरा, ये पूरा तीनों टर्म को मिलाकर के क्या लिखेंगे बताना। फिर और फिर यहाँ पर भी देखो माइनस है और बाहर में माइनस b2 है, तो हो जाएगा प्लस b2, और होल स्क्वायर को ऊपर और नीचे दोनों जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो a2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4b2 का, एक b2 कैंसिल हो गया, इधर भी एक b1 कैंसिल हो गया, b1 कैंसिल हो गया। देखो अब पाई हमारा आ चुका है माइनस b1 1 माइनस a1 माइनस अल्फा बाई 2b1 का होल स्क्वायर। और अभी इस टर्म को लिख रहे हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, b2 q2 माइनस a2 माइनस अल्फा बाई 2b2 का होल स्क्वायर, प्लस में a1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b1, प्लस में a1 है, a1 था, a2 ही, प्लस a2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b2। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। देखो कर लो, कॉपी कर लो यहाँ तक बच्चे। क्या, अब देखो पाई जो है ना वो दो टुकड़ों में टूट गया है, एक तो ये वाला येलो से जो मैंने शेड किया, एक जो येलो से अंडरलाइन किया। अब ध्यान से सुनना, जो पार्ट मैंने शेड किया है, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि a1 कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, b1 कांस्टेंट, b2 कांस्टेंट, a2 कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, नॉट गोइंग टू चेंज। यानी अगर हम q1 और q2 को चेंज भी कर दें, इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, ये तो बच्चे कांस्टेंट है, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते और ना करना है हमें, ठीक है, करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, तो उसको रख दो कांस्टेंट, बस प्रॉफिट में अब रहना ही रहना है उसको। अब इधर आ जाओ, ये चैप्टर थर्ड में आपने पढ़ा होगा, आपकी बातों से मुझे लग गया कि आपने चैप्टर थर्ड पढ़ा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पूछा था। अब यहाँ देखो बच्चे, ये जो है ना, ये नेगेटिव और स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? नेगेटिव अगर किसी का स्क्वायर है, आप कहोगे b1 पॉजिटिव है क्या मैम, तो यस, यहाँ देखो ये डिमांड फंक्शन है, और डिमांड फंक्शन में मुझे बताओ कि b1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ, तो डिमांड फंक्शन में क्या होता है, डिमांड फंक्शन में नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ना, डिमांड फंक्शन में।
तो अगर बाहर में माइनस साइन है तो B1 मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ भी अगर बाहर में माइनस साइन है तो B2 मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ने से P2 क्या होगा, कम होगा। डिमांड फंक्शन का रूल तो यही कहता है। यहाँ भी जब Q1 बढ़ेगा तो P1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहर में अगर माइनस साइन है तो B2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ऐसा होता A2 प्लस B, तब हम B2 को क्या लेते, नेगेटिव लेते। समझ में आ रही है बात? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन इन डिमांड फंक्शन, यही सप्लाई में चेंज। तो यहां से एक बात क्लियर है कि B1 एंड B2 आर पॉजिटिव। यहां पर हम लिखेंगे सिंस, कई बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा इसलिए मुझे ये फिर से बताना पड़ रहा है, जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें तो समझ गया होगा। सिंस B1 एंड B2 आर पॉजिटिव, तो माइनस B1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो जरा नंबर लाइन पे सोचो आप, आपको अलाउ किया गया है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाने का, क्योंकि आप Q की वैल्यू चेंज कर सकते हो। एज वन वेरीज, जैसे जैसे Q1 बदलते रहोगे वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कभी 0 भी आ सकती है। कब आ सकती है 0, बता सकते हो मुझे, जब Q1 की वैल्यू एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर जाए। अगर हाँ, तो अगर आपके पास बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज है और 0 है तो इसमें से आप क्या ढूंढ सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम? आपके पास सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है और 0 है, इसमें मिनिमम आप बता सकते हो? मिनिमम जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, यही समझना है आपको। और मैक्सिमम तो मिल जाएगा, मैक्सिमम इज 0। समझ में आ गई बात? वही सेम चीज है सिमिलरली दूसरे टर्म के लिए भी, जिसको हम ग्रीन से सर्कल कर रहे हैं, ध्यान से देख, इस टर्म को भी देखोगे, ये भी क्या है, सिमिलरली माइनस B2 Q2 माइनस A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 एज Q2 वेरीज, जैसे जैसे Q को चेंज करेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 0। ठीक है, तो इसकी भी मैक्सिमम हो गई 0 और इसकी भी मैक्सिमम हो गई 0। मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया हमें। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 0 प्लस 0, दोनों हो गए 0 पहले वाले टर्म, और ये तो बच्चे कांस्टेंट है, इसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते। तो यही रह गया हमारा आंसर में, A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 था, प्लस A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 B2। ये आ गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन मिला किस पे, एट Q1 इज इक्वल टू, जब Q1 की वैल्यू ये थी पूरी। एक मिनट, बहुत ज़्यादा कलर हो गया। जब Q1 की वैल्यू ये होगी और Q2 की वैल्यू ये होगी, तभी 0 होगा ना पूरा ब्रैकेट। Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट। Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा बाई क्या था, 2B1, और Q2 इज इक्वल टू A2 माइनस अल्फा बाई 2। समझ में आ गया? मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया कि दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये किस लेवल पे मिल रहा है, तो इतने Q1 और Q2 पे मिल रहा है। और अब क्या चाहिए था हमें, प्राइस। पहले बताओ ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? प्राइस तो निकाल ही लेंगे, प्राइस कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिवाइज करवा देते हैं हम, पहले P1 और P2 निकाल लो, एक बार फिर से रिवाइज करवा। P1 इज इक्वल टू क्या है, A1 माइनस B1 Q1। P2 इज इक्वल टू है A2 माइनस B2, जो आपने निकाला उसी को पुट कर दो, A1 माइनस B1, A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1, कैंसिल, दिस इज A1, एलसीएम भी ले लो, 2A1 माइनस A1 प्लस अल्फा बाई 2
A1 प्लस अल्फा बाई 2। इस तरीके से जब आप P2 निकालोगे, सिमिलरली आ जाएगा A2 प्लस आएगा बाई 2, दोनों निकल गया। ये हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस वन, ये है मैक्सिमम। हाँ हाँ, प्राइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर इतना प्राइस रखेंगे तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ये है। और क्वांटिटी लेवल ये है, अगर इतना मैन्युफैक्चर करेंगे तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मैक्सिमम प्रॉफिट दो तरीके से मेजर किया जा सकता है ना, क्वांटिटी के टर्म्स में भी और प्राइस के लेवल रखेंगे जाएगा। या तो अब एक बार फिर से हम रिवीजन करा दें को, ध्यान से देखें। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले रेवेन्यू निकाली। रेवेन्यू हो जाता है फर्स्ट प्रोडक्ट से P1 इंटू Q1 से P2 इंटू Q2 दोनों का सम। के बाद से रेवेन्यू को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर कॉस्ट था, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद दोनों टर्म्स Q1 Q2 होगा। किसी क्वेश्चन में P1 P2 के लॉन्ग भी होता है, तो वहाँ हम P1 के टर्म्स को अलग कर लेते हैं, P2 के अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग करने के बाद लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनाते हैं, 1, बाहर कॉमन निकाल करके, बाहर कॉमन निकाल देंगे माइनस B1 B2। उसके बाद से जो मिडिल टर्म होता है लीनियर टर्म, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दिख रहा है आपको, यहाँ किया था हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। के बाद से जो बच जाता है, इस 2 और Q1 के बाद जो बच गया उसका स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। इससे क्या हो जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। और जब माइनस है बाहर में, वही चैप्टर 3 का लॉजिक जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि नेगेटिव और अगर जीरो है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। यही अगर पॉजिटिव और जीरो होता तो फिर मिनिमम एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और जीरो आ रहा है इसलिए मैक्सिमम मिलेगा। ये वाला पूरा चीज हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, बच गया खाली ये कांस्टेंट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए फर्स्ट दोनों को जीरो होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है कि नेगेटिव तो ले नहीं सकते तो जीरो ही लेंगे। अब नेगेटिव बैलेंस है तो अच्छा है कि जीरो बैलेंस हो जाए ना, सिंपल सी बात है। बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस से अच्छा है कि जीरो बैलेंस हो जाए, वही मैक्सिमम हमारे लिए होगी। वही चीज है यहाँ, तो जीरो चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, कांस्टेंट बच गया, वो हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये कब हो रहा है जीरो, जब Q1 की वैल्यू इतनी हो रही है और जब Q2 की वैल्यू इतनी हो रही है। Q1 और Q2 आ चुका है तो बस प्राइस में पुट कर दो जो इनिशियली हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहाँ देखो प्राइस, प्राइस में Q1 और Q2 पुट कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसी के जैसा एक और है, ये सब अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। यही सेम क्वेश्चन चैप्टर 17 में भी करेंगे, लेकिन वहाँ डेरिवेटिव यूज। मान लो लैंग्वेज अभी मिसिंग है, लैंग्वेज आपके बुक में मिल जाएगा कि दो टाइप के लेबर हैं किसी वो क्वांटिटी लेवल होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट एट विच क्वांटिटी लेवल, ठीक है। लेवल जब भी पूछे तो आप समझ जाना क्वांटिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। मान लो किसी कंपनी में या किसी फॉर्म में दो टाइप के लेबर काम कर रहे हैं, L1 और L2। हो सकता है आप कहोगे कि मैम लेबर की कैटेगरी भी होती है, बिल्कुल होती है। जो इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे लेबर होते हैं, अनपढ़ लेबर भी होते हैं, कुछ डिप्लोमा करके आए हुए, तो हर लेवल के अलग अलग लेबर। तो मान लो किसी फॉर्म में टोटल प्रोडक्शन जो है वो नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स के बराबर है, चाहे वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो। स्किल्ड, अनस्किल्ड, जो टेक्नोलॉजी सीखे हुए होंगे स्किल्ड कहेंगे, नहीं सीखे हुए उनको अनस्किल्ड कहेंगे। L1 प्लस L2, पहले वाले को वेज मिल रहा है, वेज रेट दिया हुआ है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1। पहला टाइप का लेबर है उसका वेज रेट दिया हुआ है, पर वर्कर दिया जा रहा है W1। L2 के लिए पर वर्कर है, वेज रेट है ये W2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 L2। अब इन्होंने पूछा है कि इस फॉर्म में आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो।
और बी में है ऑप्टिमल लेबर डिमांड। फिर है तीसरा ऑप्टिमल वेजेस। ऑप्टिमल वेजेस। अब इसमें आप लोग बताएं कि कैसे करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा। देखो इसमें जो है ना प्राइस क्या है, वो तो कॉस्ट में चला जाएगा ना, वेज दोनों। लेकिन रेवेन्यू कैसे आएगा, प्राइस तो दिया ही नहीं हुआ है। लेट प्राइस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, लेट प्राइस बी अ कांस्टेंट पी। लेट प्राइस बी अ कांस्टेंट पी, लोग पी प्राइस मान लेते हैं। देन रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये भी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिया होगा कि प्राइस पी जो है वो कौन एज्यूम करने का। नहीं दिया हुआ है तो एक यही रास्ता ही है, वेरिएबल प्राइस कैसे ले सकते, मर्जी से कोई क्वेश्चन थोड़ी बना देंगे। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू करेंगे तो P को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q का एक्सप्रेशन दे रखा है L1 प्लस L2। याद रखना P इज अ कांस्टेंट और L1 L2 अब वेरिएबल है। कॉस्ट क्या हो जाएगा बताना, कॉस्ट हम लोग कौन सा पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट इज द ओनली वेज रेट। वेज जो हम पे कर रहे हैं वही हमारा कॉस्ट है, और कोई कॉस्ट इसमें लग नहीं रहा। ठीक है, तो वेज कॉस्ट हो जाएगा टोटल कितना, ये एक वर्कर को मिल रहा है टोटल वर्कर, हाँ तो W1 इंटू L1 और प्लस W2 इंटू L2। ये समझ गए, तो अब आगे का काम हो गया आसान, बिल्कुल पहले जैसा। अब आप प्रॉफिट फंक्शन निकालोगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे, रेवेन्यू इज PL1 प्लस PL2 माइनस W1 L1। अच्छा इसको ट्राई किया ही नहीं, कर लें इसको। W1 का वैल्यू दे रखा था α1 प्लस β1 L1 टू L1 प्लस α2 प्लस β2 L2 L2। पूरा सॉल्व करोगे तो α1 L1 प्लस β1 L1 स्क्वायर प्लस α2 L2 प्लस β2 L2 का स्क्वायर। थोड़ा सा गैप रहेगा। पाई इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू इज PL1 प्लस PL2 माइनस α1 L1 माइनस β1 L1 स्क्वायर माइनस α2 L2 माइनस β2 L2 का स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, सारे L1 वाले को L1 वाले को L1 वाले को एक जगह लिख दो। तो पहले हम लोग L1 स्क्वायर को लिखते हैं β1 L1 स्क्वायर, और L1 में क्या क्या आ गया, प्लस P माइनस α1 L1। इसको तो आप मेरे साथ साथ करते रहो, थोड़ा स्लो ही लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी कर लो और थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये आ गया हमें। इसका है माइनस β2 L2 स्क्वायर, और L2 में है P माइनस α2 L2। देखो माइनस β1 आ गया बाहर, निकालते हैं ना लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अंदर में, -1 β1 आ गया, माइनस β1 आ गया बाहर, L1 स्क्वायर माइनस P माइनस α1 बाई β1 इन L1। कॉमन लेने का सिस्टम सबको पता है, माइनस β2 ले लेंगे बाहर, L2 स्क्वायर माइनस P माइनस α2 बाई β2 इंटू L2। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। एमएमई में भी यूज होगा, माइक्रो मैक्रो में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। ये आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि माइक्रो का क्वेश्चन सॉल्व करें, माइक्रो में भी ऐसा ही करोगे आप आगे चल। अब देखो अब कौन सा स्टेप होगा, बता सकते हो। हाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाला स्टेप आ गया। अब 2 और L1 को छोड़ करके जो बचा उसका स्क्वायर एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, P माइनस α1 बाई 2 β1 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार P माइनस α1 बाई 2 β1 का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आ जाएगा माइनस β2, इधर हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई P माइनस α2 बाई 2 β2
L2 प्लस P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 पर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि ये तीन टर्म मिलकर के हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी तीन टर्म मिलकर के हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस बीटा 1 L1 माइनस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 होल स्क्वायर। थोड़ा अलग अलग बड़ा बड़ा लिखना और गैप थोड़ा अच्छे से रखना ताकि समझ में आए। माइनस बीटा 2 L2 माइनस माइनस अल्फा 2 बाई बीटा 2 का होल स्क्वायर, और बच गए ये दोनों टर्म। टर्म तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होंगे तो इनको तो लिखना ही है। माइनस P माइनस अल्फा 1, अच्छा ये माइनस बीटा 1 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ध्यान से देखो एक ही बार में कर देता। माइनस बीटा 1 नीचे में आएगा 4 बीटा 1 स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस P माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस P माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2। अब सिमिलरली इधर देखो बीटा 1 बीटा 2 का साइन क्या होगा बताओ? लेबर बढ़ेगा तो वेज रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो वेज रेट बढ़ेगा तो बीटा 1 इज पॉजिटिव, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर बीटा 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों बच्चे क्या है? पॉजिटिव। क्या है? हाँ हाँ डब्लू, वेज रेट का मतलब ये होता है पर लेबर, ठीक है, पर यूनिट लेबर। अब उस यूनिट लेबर में सिंगल वर्कर है या 100 को 1 यूनिट मान रहे हैं ये हमें नहीं पता है, बस पर यूनिट लेबर दिया हुआ है वेज, ठीक है। तो फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? सिमिलरली नेगेटिव, दिस पार्ट इज अगेन नेगेटिव। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट दोनों पार्ट नेगेटिव है, तो फॉर मैक्सिमम these values has to be, these expression has to be, so maximum profit is equal to 0 plus 0 plus P minus alpha 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस P माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर बाई 4 बीटा, ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब किस पे आएगा? फिर वही बात है, जब L1 की वैल्यू ये होगी, ये वाली और L2 की वैल्यू ये वाली होगी, यही ना? तो एट ये करना पड़ेगा, एट L इज इक्वल टू P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1। जल्दी बताओ L2 की वैल्यू क्या हो गई? P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2। अब तो आप वेज रेट भी निकाल लोगे, है ना? वेज रेट में क्या है? बस L1 और L2 की वैल्यू डाल देनी है, वेज रेट भी आ जाएगा। क्या? तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया जो कि सिमिलर ही कहा जाएगा, बस इसमें वेज रेट था और प्राइस को कांस्टेंट मान करके करना था। अब एक अच्छा वाला क्वेश्चन जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उसी के जैसा है लेकिन ये थोड़ा न्यूमेरिकल है और इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, प्राइस दोनों का अलग अलग था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज अलाउड, अलग अलग प्राइस आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ गुड्स पे बाद में कंडीशन लगा देता ना कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। अब रिबॉक का शूज़ है, नॉर्थ दिल्ली में खरीदो या साउथ दिल्ली में खरीदो, आप उसका प्राइस नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अब लोग ऑनलाइन भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि ऑनलाइन इतना कंपेयर नहीं करते थे, यहाँ का रेंट कम है नॉर्थ में, साउथ दिल्ली जाओ तो वहाँ रेंट वगैरह सब कुछ शो का खर्चा ज़्यादा लगता था, वो लोग ना 500-1000 रुपये ज़्यादा होता था। सेम शूज़ को अगर आप नॉर्थ दिल्ली से खरीदो तो थोड़ा सस्ता पड़ता था, साउथ दिल्ली से खरीदो तो 500-1000 रुपये ज़्यादा पड़ता था। अब तो खैर सब कुछ बहुत ओपन हो गया तो अब नहीं कर पाते, पहले ऐसा चलता था। पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज अलाउड, लेकिन अब जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा ही कुछ, यस
ठीक है, ये भी आप मान सकते हो, प्रोडक्ट्स है या एक ही गुड्स तो मार्केट में बिक रहे होंगे, वो कंडीशन होती है। प्रोडक्ट्स है तब तो अलग अलग होंगे, लेकिन दो प्रोडक्ट्स है तो उनका प्राइस इक्वल भी हम लोग रख सकते हैं ना। अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहना है इनका थोड़ा देख लो। पहला डिमांड फंक्शन दे रखा है 100 माइनस Q1, P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q। कॉस्ट फंक्शन है 6, ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर है ना, वो अल्फा बीटा को कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्राइस अलग अलग है, प्राइस चार्ज भी निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वही प्राइस चार्ज करेंगे। तीसरा वाला पार्ट अलग है, लॉस और प्रॉफिट व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्राइस डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो प्रोडक्ट्स थे, यहाँ सेम ही प्रोडक्ट हो, अलग अलग मार्केट में सेल हो रहा है, कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पहले वाला। तो हेडिंग दोगे when price discrimination is allowed, when price discrimination is allowed, तब की बात कर रहे हैं। बताना रेवेन्यू कितना हो जाएगा, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। रेवेन्यू हो जाएगा 100 माइनस Q1 टू Q1 प्लस 80 माइनस Q2। तो जब खोलोगे तो ये हो जाएगा 100 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। कॉस्ट तो हमें दिया हुआ है बच्चे, ज्वाइंट कॉस्ट 6Q1 प्लस 6Q2। प्रॉफिट फंक्शन निकल जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा 100 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर माइनस 6Q1 माइनस 6Q। देखो बच्चे, पाई इज इक्वल टू 1 वाला कितना है, तभी तो सॉल्व होगा ना, एक और सिंप्लीफाई होगा, माइनस Q1 स्क्वायर 100 Q1 माइनस 6Q1 कितना हो गया 94Q माइनस Q2 स्क्वायर 80Q2 और माइनस 6 तो 74Q। पाई इज इक्वल टू माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 94Q1 को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर माइनस Q स्क्वायर प्लस 74Q को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। पाई इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 94Q1, लीडिंग कोफिशिएंट अभी 1 बनाया है हमने, माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 74 माइनस 1 स्क्वायर। अब कौन सा स्टेप होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, से मल्टीप्लाई और 2 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 47 इंटू Q1, तो 47 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 37 Q2 प्लस 37 का स्क्वायर माइनस 37 का। तो प्रॉफिट फंक्शन आ कितना गया ये देखो, ये तीन टर्म मिल करके हो गए कितना, माइनस 1 माइनस 47 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर। क्लियर? ये बाहर निकला ना, बाहर में माइनस था तो माइनस माइनस मिल करके कितने हो गए, प्लस। नेक्स्ट में ये तीन मिल करके हो जाएगा माइनस में Q2 माइनस 37 का होल स्क्वायर प्लस 37 का होल स्क्वायर। So similarly this is negative less than equal to 0,
this is less than equal to 0, maximum profit is equal to 0 plus 47 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 37 का। अब 47 का स्क्वायर और प्लस 37 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1369 प्लस 2209, जो हो जाएगा 35। गलत है ना? 7 का स्क्वायर से बड़ा कैसे हो गया? 220। अच्छा, ये पहले आएगा। कॉरिस्पॉन्डिंगली लिख लो 209 प्लस 1369 इक्वल टू 3578। ये था मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज अलाउड, और प्राइस भी था। यहाँ देखो, वन की वैल्यू इतनी एट Q1 इज इक्वल टू 47 इक्वल टू 37। अब आप प्राइस भी निकाल सकते हो। प्राइस कितना था? पहला था 100 में से माइनस, और दूसरा था 80 में से। P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, यानी 100 माइनस 47। 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 47 इज 50। और Q आ गया P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q, 80 माइनस 37 कितना हो गया? 80 माइनस 37 43। P2 इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब केस 2, यस देखो, हाँ हाँ, ये पूरा देखेंगे। ये देखो पूरा, ये पूरा है, क्योंकि Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन नेगेटिव के साथ देखेंगे तब लिखते हैं ना, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, केस 2, when price discrimination is made illegal, when price discrimination is made illegal। अब ध्यान से देखो, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये अलाउड नहीं है, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P लेट करना पड़ेगा। दोनों प्राइस क्या है? सेम है। अब P1 P2 तो नहीं चलेगा, P1 P2 की जगह पे क्या एक ही प्राइस डालना पड़ेगा P। तो देखो तो जरा क्वेश्चन में P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1 था, तो अब लिख देंगे P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1। P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2 था, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 80 माइनस Q2 चेंज हो जाएगा। देन वन फंक्शन बिकम्स P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1 और P इज इक्वल टू 80 माइनस। अब आपको यहाँ से Q1 निकालना है, तो Q1 इज इक्वल टू 100 माइनस P। यहाँ से आप Q2 निकाल दो 80 माइनस P। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस Q2 समझ में आ रहा है? अब सब कुछ P के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो R इज इक्वल टू Q1, ये रहा, ये रहा। Q1 की जगह पे डालेंगे 100 माइनस P, और इधर डालेंगे 80 माइनस P इंटू P। रेवेन्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2P इंटू P। जब आप रेवेन्यू को एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 180P माइनस 2P स्क्वायर। हो गया? ये अभी हमारा जो आया है रेवेन्यू, ये P के टर्म्स में आया है। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। कॉस्ट क्या था? कॉस्ट जो है वो हमारा किस फॉर्म में दे रखा है? 1 Q2 के टर्म्स में दे रखा है। देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू 6 इंटू Q1 प्लस Q2। अब अगर आप प्रॉफिट निकालोगे ना, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे ना, तो पंगे में फंस जाओगे। क्या होगा पंगा? कि आप P और Q1 Q2 तीन तीन वेरिएबल आ जाएंगे और हैंडल करना मुश्किल। अभी आपने एक ही वेरिएबल P के टर्म्स में जब सब कुछ एक्सप्रेस किया, तो इसको भी P के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर दो ना। है ही तो हमारे पास एक्सप्रेशन।
1 plus Q2 equal to what? 180 minus 6 into 180 minus 2. थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज कर दे, नहीं ध्यान में रखना। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 180p माइनस 2 स्क्वायर हो गया 108 माइनस 6 माइनस 1080 प्लस में 12p। प्रॉफिट फंक्शन कितना हो गया? माइनस 2p स्क्वायर, 180p और 12p कितना हो गया? 190p माइनस 1080। माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बन गया 1। अब माइनस 2 से माइनस 2 कॉमन लिया है तो 192 का हाफ कितना हो जाएगा? 96 माइनस 96p और माइनस 2 बाहर लिया है तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस में 54 माइनस 2 p स्क्वायर माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2। 96 किसका होता है बताना? 48 का होता है ना, डबल p प्लस 48 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर प्लस 540 पाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये तीन टर्म मिलकर के क्या बन जाएंगे बताना? हाँ जी, और इसको सॉल्व करना है। 540 माइनस 48 का स्क्वायर और माइनस 2, ये आ जाएगा 3528। पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया सब। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे ना। क्या लॉजिक लगाएंगे कि दिस इज लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू 0। नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते, नॉन पॉजिटिव क्या आ रहा है ना, टर्म्स है। हाँ, कभी मौका मिले ना तो मेरा 1 2 3 लेक्चर जो है MME1 का फ्री में डाला होता है यूट्यूब पे। कभी ऐसे ही, कभी ट्रैवल करते हुए या कुछ अपना फन, बस मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ जाना, असाइनमेंट और पीपी मत देखना, कॉन्सेप्ट बस एक नज़र पढ़ जाना तो उससे काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वही पाई, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट के लिए इसको होना पड़ेगा 0, 3528, और अगर मौका मिले तो पूरा MME1। ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट, आ गया 3528। पहले कितना था मैक्सिमम प्रॉफिट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड था 3578। अर्लियर प्रॉफिट वाज 3578। बताओ कि अभी लॉस हुआ है या गेन हुआ है? लॉस हुआ है। सो वी गेट अ लॉस ऑफ 3578 52 एग्जैक्टली 50 रुपीज़ का डॉलर में, जिस आप लिखना इज 50 व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेट गर्ल, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। क्लियर? ये था हमारा टोटल इकोनॉमिक एप्लीकेशन के क्वेश्चन। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के क्वेश्चन, टोटल 5 एग्जांपल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 15 ये 17 में भी रिपीट होगा। ये इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी बिल्डअप होता है, माइक्रो का बेस है ये, तो काफ़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको घबराहट नहीं होगी कि आपने इतने बड़े बड़े परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया हुआ है, काफ़ी कुछ हैंडल किया, थोड़ा सा उससे ना पेशेंस आपके अंदर आ जाता है। सिर्फ देख करके समझने से नहीं होता है, करने से ना वो आप में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, जो ओवर द पीरियड आपको महसूस हो। 12th पास करके आया हुआ बच्चा और इको-ऑनर्स करके निकलते हुए बच्चे, बस पेशेंस और एक्सपीरियंस सब करने से आएगा। सिर्फ लाइन में ये एक नेगेटिव बात है कि बहुत सारे बच्चे ना लिखते नहीं है, करते नहीं है, सिर्फ वीडियो वीडियो को 5-5 बार पढ़ जाएंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। लिखोगे नहीं तो खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है।
एग्जाम में भी हाथ कांपेगा, टाइम कम पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस करके इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे आपको किसी को पढ़ाना है, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये तो टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। तो टाइम है हमारा, ठीक है। एक और टॉपिक स्टार्ट कर दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल। इजी है ये, ठीक है। चलो 5 से 10 मिनट और लेंगे हम आपका, फिर इसके जो डिटर्मिनेंट वाले क्राइटेरिया वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या हो जाएगा 10 मिनट में है। फिर 5.9 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तब तक न्यू सिलेबस को देख भी लेंगे ना, है या डिलीट हो गया, कुछ है या नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आपको हर केस में ये सोचना है कि एक्स और वाई ओरिजिन नहीं लेना आपको। अब आप साइन सोच करके रखो कि इसका साइन क्या होगा। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा सोचना है आपको। 5 केसेस हैं, वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लास्ट वन एक्स स्क्वायर माइनस। पहला वाला आपने बोला पॉजिटिव होगा, 0 0 तो लेना नहीं है बच्चे। अगर 0 0 लेते तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 तो नहीं लेना है। अब आप x में चाहे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, स्क्वायर होकर के उसको हो जाना है पॉजिटिव। y में चाहे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, हो जाना है। दिस इज स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तब इज इक्वल टू नहीं लगेगा। इज इक्वल टू सिर्फ एक ही केस में लगता, किस केस में लगता? हाँ, और वो केस तो लेने से मना कर दिया है, काटा नहीं था। एक्स और वाई ओरिजिन नहीं, ठीक है। अगर लेना अलाउड होता ओरिजिन को, अदर देन ओरिजिन पे डिसीजन अगर लेना अलाउड होता तो हम ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमेशा होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट। डेफिनेट मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये पॉजिटिव ही होगा, अब कोई शक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के बारे में सोचो जरा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो नहीं हो सकता। एक्स ले लो 1, वाई ले लो -1। ऐसा तो नहीं बोला है कि आप एक्स और वाई सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, तो भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें लगेगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बस एक 0 की वजह से सेमी वर्ड लग जाता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। अभी तो हमने देखा कि ये चीज जब पॉजिटिव डेफिनेट होती है, बाहर में माइनस लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव डेफिनेट। क्लियर? कोई शक इसमें? अब देखो जरा नेक्स्ट वाले में, आप बताओ मुझे। और 0 भी, हाँ, तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अब नेक्स्ट वाले का बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है। अगर x की जगह पे 2 डाल दें, y की जगह पे 1 डाल दें, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर x की जगह पे 1 डाल दें, y की जगह पे 2 डाल दें, तो 1 - 4 - 3 आ रहा है। ये पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इनडेफिनिट, जिसका कुछ ना पता हो, श्योरिटी ना हो कि क्या है ये हो जाएगा इनडेफिनिट। टोटल 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जज करना, कि पॉजिटिव डेफिनेट,
पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब कहोगे मैम ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज हो? अभी बच्चे एग्जाम्पल्स किए थे ना हमने, अभी जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें आपने ध्यान दिया? ये देखो ये क्या आ रहा था, बताओ यहाँ पर, नेगेटिव सेम, हाँ नेगेटिव सेमी डेफिनेट का, नेगेटिव सेमी डेफिनेट एक्सप्रेशन के पास क्या होता है, इट हैज मैक्सिमम एंड दैट इज, ये भी फिक्स है कि इसका जीरो ही मैक्सिमम, यही फायदा होता है। कई सारे एक्सप्रेशन आपको माइक्रो मैक्रो में जब आप डिराइव कर रहे होगे, कुछ ऐसा आ जाएगा कि आप डिसीजन ले लोगे कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो आप लिख दोगे इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो। आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इसका मिनिमम वैल्यू जीरो। तो सेमी डेफिनेट में, इट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में इट हैज मिनिमम वैल्यू जीरो, एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट में फायदा होता है इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब आप कहोगे कि मैम पॉजिटिव डेफिनेट में भी तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, नहीं बच्चे, पॉजिटिव है लेकिन जीरो के बाद कहाँ पे रुक रहा है हमें नहीं पता, नहीं आई बात समझ में? जीरो के बाद 0.1 है मिनिमम, या 0.00001 है, या फिर 0.001 है, कुछ नहीं पता है, सो नो मिनिमम एग्जिस्ट, इसलिए जीरो लगना बहुत जरूरी है। इसलिए सेमी डेफिनेट में तो होता है, डेफिनेट में डिसाइड नहीं कर पाते। ये तो जरूर पता है कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन मिनिमम क्या होगा नहीं पता, मैक्सिमम क्या होगा नहीं पता, क्लियर? इसलिए टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब इतने इजी एग्जाम्पल तो हर बार नहीं मिले, आने के लिए था ना, बस सिंपल सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, दोनों क्वाड्रेटिक में है वेरिएबल, एक्स भी क्वाड्रेटिक है और वाई भी क्वाड्रेटिक है। इनके लिए कुछ क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया एफ एक्स वाई, एक जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये इजी टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको पढ़ा दिया, अगर टफ होता तो हम आज के क्लास में नहीं करते, इजी है, टी वाई स्क्वायर तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दोनों क्वाड्रेटिक में है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, 2xy निकालने के बाद जो बचेगा दैट इज योर बी, टू भी निकालना पड़ेगा, या यूं कह लें कि a is coefficient of x square, b is coefficient of xy and c is coefficient of y square, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा 5 कंडीशन। केस 1, अगर a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, a b b c इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है? इसका डेरिवेशन नहीं करना है इसलिए नहीं कराते हैं। हाँ हाँ, वो डिटर्मिनेंट में 2/2 का डिटर्मिनेंट, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड भी आएगा, लीनियर कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अभी सिंपल वाला करा रहे हैं। ए बी बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब आप समझ ही गए होंगे, दिस विल बी फॉर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और यही कंडीशन आपका चैप्टर 17 में भी मैच करेगा मैक्सिमम मिनिमम। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में देखो क्या होगा, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, हाँ ये जो कंडीशन है ना यही मिनिमा का इन चैप्टर 17, याद रखना, ऐसा ही पढ़ेंगे, सेम टू सेम नहीं होगा, ऐसा ही। केस थर्ड, ए नेगेटिव बी भी नेगेटिव, ए बी बी, डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव ही होगा, डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो गए तो ये हो गया नेगेटिव डेफिनेट, क्या हो गया नेगेटिव डेफिनेट। केस 4, अगर a लेस देन इक्वल टू 0, c लेस देन इक्वल टू 0, a b b c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव
सेमी डेफिनेट। और अब बच गया उसके लिए कुछ सोचो क्या लिखना चाहिए। डिटर्मिनेंट को ही नेगेटिव कर दो। समझ में आ गई बात। देखो जब भी डेफिनेट और सेमी डेफिनेट होगा तो डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव ही चल रहा है ना। अब डिटर्मिनेंट को ही उल्टा पुल्टा कर दो, यानी अगर ए बी बी सी ही नेगेटिव आ जाए ये हो जाएगा इनडेफिनेट, डिटरमाइन नहीं कर। समझ में आ गई बात। अब एक इसका प्रूफ है लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। डिटर्मिनेंट से एक्सप्रेशन होता है, इसको पूरा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, काफ़ी कुछ है बुक में दे रखा है, ट्राई करना अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं और इसके लिए फिर चैप्टर 12 13 14 भी पढ़ना होगा, इक्वेशन तभी यूज डिटर्मिनेंट। आप देखना आता नहीं है इसलिए हम लोग कराते नहीं है, देख लेना अगर समझ में। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल कराते हैं। 4x² प्लस 8xy प्लस 5y²। इसको देखो कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। we get a is equal to 4, b is equal to 8, c is equal to 5। b is equal to कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब आप देखो कि a is equal to 4 है ग्रेटर देन 0, 5 है ग्रेटर देन। अब अगर डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आ जाए तब तो मजा आ गया। फिर डिटर्मिनेंट निकालो ना, ए बी बी सी इक्वल टू ए हो गया 4 4 4 5, 5 हो जाए 20 माइनस 6 आ गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, नहीं तो इक्वल टू कहाँ आया, अगर ये डिटर्मिनेंट आ जाता ना इक्वल टू 0 तो हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट लिखते, पॉजिटिव डेफिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है 6xy माइनस 9y² माइनस x²। करो तो इसको, बच्चे बिल्कुल सही आंसर है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। एक बार करके देख लेते हैं। -9y, पहले क्या लिखते हैं, x² या y², ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। इसके साथ कंपेयर करेंगे, -x² प्लस 6xy माइनस 9y² compared with, pairing we get a is equal to -1, 2b is equal to 6, इज इक्वल टू -9। तो थोड़ा आगे पीछे करके भी दे सकते हैं, कभी रेशियो में भी दे देते हैं 1/2 3/2, तो उसे घबराना नहीं है, सेम तरीके से होगा। ए नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है। अब ए बी बी सी निकालेंगे तो ए आ गया -1 3 9, 9 माइनस 9 0, अब आ गया ना नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है, कहीं भी एक जगह चाहे यहाँ यहाँ या यहाँ अगर 0 लग जाता है तो फिर वो सेमी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। ये था बच्चे आज का टॉपिक। आज का क्लास नंबर कौन सा था, याद है आपको, 5th था। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 6th चैप्टर 15। इसमें अब रह गया है चैप्टर 15 में सेक्शन 15.9 जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स वाला करेंगे। इसमें थोड़ा अच्छा टॉपिक है, मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वगैरह का यूज़ होगा जो चैप्टर 14 में सबका यूज़ है, लेकिन वो हम यहाँ पे करा देते हैं, चैप्टर 14 पढ़ने का जरूरत नहीं है, आ जाएगा समझ में। तो ये होगा, और एक है ग्राफ वाला कि एफ एक्स डैश पॉजिटिव होगा, एफ वाई डैश नेगेटिव होगा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये दो टॉपिक अब रह गए हैं, दोनों टॉपिक को करेंगे तो फिर चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट हो। टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो लिख लें बच्चे, सेक्शन 59
और आपके बुक का एक एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अपवर्ड स्लोपिंग और ये सब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग 3 में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डैश ग्रेटर देन 0 बाई डैश नेगेटिव लाइक दिस। टॉपिक अब रह गया है चैप्टर 15। आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।